हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज द लाइक इट। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में आज हम लेंगे क्या है इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। इन काउंसिल्स एक्ट से क्वेश्चन रेगुलरली पूछे जाते हैं और ये टॉपिक कई लोगों को कंफ्यूजिंग भी लगते हैं। इसीलिए इस टॉपिक को हम सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने देखा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 क्यों पास किया गया था और क्या इसके प्रोविजंस थे। अगर वो लेक्चर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आप उसको एक बार देख लें। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये दोनों टॉपिक आपस में रिलेटेड हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। इस एक्ट को पास किया गया था बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑन 1 अगस्त 1861। इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 ने चेंज कर दी थी कंपोजिशन ऑफ गवर्नर जनरल्स काउंसिल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव पर्पसेस। और इस एक्ट का मोस्ट रिमार्केबल कंपोनेंट था इंडियन पार्टिसिपेशन इन द लेजिस्लेटिव प्रोसेस। इस एक्ट के क्या प्रोविजंस थे उनको जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये एक्ट क्यों इनेक्ट किया गया था और क्या थी उस समय कंट्री की पॉलिटिकल कंडीशंस जिसकी वजह से इसे इनेक्ट किया गया था। 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश एम्पायर को ये फील होने लगा कि इंडियंस का भी पार्टिसिपेशन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकर आई तीन काउंसिल्स एक्ट 1861, 1892 एंड 1909। 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद कुछ इम्पॉर्टेंट चेंजेस किए गए इन द मैनर ऑफ गवर्नेंस फ्रॉम इंग्लैंड। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 ने इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम में कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज नहीं किया था। इस समय तक ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये भी क्लियर हो चुका था कि इंडिया को अगर रूल करना है तो इंडियंस का पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन इज इनएविटेबल। 1833 के चार्टर एक्ट ने पूरे लेजिस्लेटिव प्रोसेस को सेंट्रलाइज कर दिया था और जिसकी वजह से कोई भी लेजिस्लेशन पास करने में बहुत दिक्कत आ रही थी। आइए जानते हैं इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 के क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्ट ऑफ 1861 ने वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में क्या चेंजेस किए। 1861 से पहले वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में होते थे 4 मेंबर्स। 1861 के काउंसिल्स एक्ट ने वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 की जगह 5 मेंबर्स कर दिए। इसी के साथ एक और मेजर चेंज किया गया, इन सभी मेंबर्स को पोर्टफोलियोज दे दिए गए, यानी कि 1861 एक्ट ने पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया। पोर्टफोलियो सिस्टम में वायसरॉय काउंसिल के हर मेंबर को एक या उससे ज़्यादा डिपार्टमेंट का चार्ज दिया जाना था और इनिशियली ये डिपार्टमेंट्स थे होम, मिलिट्री, लॉ, रेवेन्यू एंड फाइनेंसेस। इसके बाद 1874 में वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक और मेंबर ऐड किया गया जिसे चार्ज दिया गया पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का। तो 1874 में ये वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर 4 से बढ़ाकर 6 कर दिए गए थे। इसी के साथ वायसरॉय को दे दी गई थी ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर्स। ये पावर्स बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि ये आज भी एग्जिस्ट करती हैं टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वायसरॉय ये ऑर्डिनेंसेस इशू कर सकते थे विदाउट द कंसेंट ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। आइए अब देखते हैं कि सेंट्रल लेजिस्लेचर में इस एक्ट ने क्या चेंजेस किए थे। इस एक्ट से पहले सेंट्रल लेजिस्लेचर के 2 पार्ट होते थे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 मेंबर होते थे, वायसरॉय, कमांडर इन चीफ एंड 4 मेंबर्स। वहीं लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी 6 ही मेंबर होते थे। अब इन लेजिस्लेटिव काउंसलर्स को हटाकर कर दिए गए एडिशनल मेंबर्स और ये एडिशनल मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते थे बाय द वायसरॉय हिमसेल्फ। इन एडिशनल मेंबर्स की संख्या भी बढ़ा दी गई और अब ये मेंबर्स हो सकते थे 6 से लेकर 12 तक। ये एडिशनल मेंबर्स भी 2 कैटेगरी के होते थे, ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। लेकिन 1861 के एक्ट में मेजॉरिटी ऑफिशियल मेंबर्स की ही मेंटेन की गई। ये सभी मेंबर्स चाहे वो ऑफिशियल हो या नॉन ऑफिशियल, इनकी टर्म 2 इयर्स के लिए रखी गई। 1861 के काउंसिल्स एक्ट के थ्रू बिगिनिंग हुई एक रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस की बाय एसोसिएटिंग इंडियंस इन द लेजिस्लेटिव वर्क। और इसी कारण से ये एडिशनल मेंबर्स में से नॉन ऑफिशियल कैटेगरी के मेंबर्स में इंडियंस की एंट्री अलाउ कर दी गई। और इसी कारण से 1862 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने, जो समय इंडिया के वायसरॉय थे, नॉमिनेट किया 3 इंडियंस को टू हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स।
और ये 3 मेंबर्स थे राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। जहाँ तक वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात है, वहाँ पर अब 4 मेंबर्स की जगह 6 मेंबर्स कर दिए गए। 1861 एक्ट का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रोविजन वाज रिलेटेड टू डिसेंट्रलाइजेशन। 1861 एक्ट ने एक ट्रेंड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इनिशिएट किया था, जिससे कि लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी रिस्टोर कर दी गई थी। तो कहने का मतलब ये है कि जो सेंट्रलाइजिंग ट्रेंड्स जो स्टार्ट हुए थे विद द बिगनिंग ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 और जो चरम सीमा पे पहुंच गए थे बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, इस ट्रेंड को 1861 के एक्ट ने रिवर्स कर दिया। 1861 काउंसिल्स एक्ट ने प्रोवाइड किया था फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एज वेल एज पंजाब। तो अब देश के 5 प्रोविंसेस में लेजिस्लेटिव असेंबली हो चुकी थी: मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, पंजाब एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। तो दोस्तों, ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस लेक्चर के फ्री PDF नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल। थैंक यू।